After so long, we are again for the physics classes. Today I am going to discuss with you Archimedes principle. सबसे पहले मैं एक स्टोरी बता दूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। आर्किमिडीज को जो एक बादशाह रहता है, किंग हाइरो सेकंड इनफैक्टली उनको कहा जाता था। उन्होंने कहा आर्किमिडीज को कि देखो मेरा जो क्राउन है इसको बताओ कि ये सोने का बना हुआ, लोग कहते हैं गोल्ड का, ये बताओ कि ये इसमें कोई मिलावट है कि नहीं। अब वो बंदा करता है कि सोचता है कि चूँकि जानते थे कि ये बहुत ज़हीन है, ये कुछ बता पाएगा, तो वो सोचता है कि अब कैसे इसका जवाब दूँ। वो जाता है। कितने लोगों की आदत होती है वो टॉयलेट या बाथरूम में ज़्यादा सोचते हैं, तो वैसा ही होता है। वो बंदा बाथटब में नहाता रहता है, तो बाथटब में जब एंट्री मारता है वो बैक पीछे जाता है, सोचता है कि अरे बाथटब में जैसे बैठता है वो देखता है कि पानी बाहर छलका। सोचता है अरे मैं जब यहाँ पे बैठा हूँ तो पानी बाहर निकला, मतलब वो पानी तो पहले था एज इट इज़, जब मैं यहाँ पर मैंने जब स्पेस यहाँ पे लिया तो वो पानी बाहर निकल गया। ये पानी कितना निकला होगा, तो उसने एसेस किया, ओ ये ज़रूर जाहिर सी बात है जितनी बॉडी मेरी बॉडी ने जितनी स्पेस छेकी उतना ही वाटर वो बाहर निकला होगा। तो उसके बाद उसने इसी से फंडा निकाला कि जाहिर सी बात है कि जो भी बॉडी जिस भी लिक्विड में जाता है उतना लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। उसके बाद ही उसने सोचा कि चलो अब इससे उसको लॉजिक लगा कि मेटल का पता लगा सकते हैं कि उस क्राउन में कितना सोना है, कितना मिलावट है। तो क्या करेंगे, उस क्राउन को हम लिक्विड में डालेंगे, ठीक है, और उसकी डेंसिटी को मेज़र करेंगे, और उस क्राउन के वेट के बराबर उस क्राउन को हमने लिक्विड में डाला, ठीक है। वाटर जो डिस्प्लेस किया उसको देखेंगे कितना वाटर बाहर आया है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उस क्राउन के वेट के बराबर सोने को लेंगे, फिर देखेंगे कितना वाटर बाहर निकला है। अगर दोनों बराबर वाटर निकल रहा है दैट मीन्स कि उस क्राउन में कोई भी मिलावट नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम में आपको पानी में कुछ भी डिफरेंस पाया गया दैट मीन्स कि उसमें आपको मिलावट है। सो इस तरह से आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डिस्कवरी हुई। सो मैंने स्टोरी बताया ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए कि मैं आगे क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ 2 डायग्राम बनाऊंगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, भाई साहब आर्किमिडीज के नाम पे है ये। एक पानी भरा बीकर है, अब बकेट समझ लो, इसमें बॉल रखा हुआ है। प्लास्टिक बॉल जनरली फ्लोट करेगा, और प्लास्टिक की बॉल समझिए वो फ्लोट कर रहा है। और एक और आपको यहाँ पर पानी से भरा बीकर है, बकेट है, इसमें हमने एक बॉटल को डाला। इस बॉटल में भी पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो बॉटल को जैसे हम डालते हैं ये बॉटल अंदर डूबने लगता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे होल्ड कर लेते हैं, इसको पकड़ते हैं समूह, इसको होल्ड करके रखे हुए बॉटल को, और ऐसा लग रहा है बॉटल नीचे जा रहा है, ठीक है। और इसमें एक और बात एसेस करने की है कि बॉटल जब ऊपर रहता है, बॉटल को जब हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें बॉटल का वेट बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे बॉटल नीचे जाने लगता है वैसे वैसे बॉटल का वेट हम कम फील करने लगते हैं, ठीक है। बॉटल जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे कम फील कर रहा है, मतलब हमें होल्ड करने में उतनी ज़्यादा आसानी होती है। बॉटल जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो ज़रूर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, अभी तो बॉटल का वेट बहुत ज़्यादा था, जब बॉटल का जो बेस है वो यहाँ पे था। अब जब बेस नीचे गया तो बॉटल का वेट कम लग रहा है। मुझे क्यों लग रहा है, नीचे से कुछ ऐसी चीज़ है जो पुश करेगी जो मेरा वेट को, मेरे मतलब कि मुझे जो फोर्स लगाने में, जो होल्ड करने में जो ताकत लग रहा है वो कम हो रहा है जैसे जैसे वो बॉटल नीचे जाता है। तो ये फंडा समझ में आता है कि ये यहाँ पर बॉटल फ्लोट कर रहा है, ये यहाँ पर बॉटल डूब रहा है, हमें इसे होल्ड करना पड़ रहा है। बस इसे होल्ड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ये आपको फ्लोट कर रहा है। तो इससे ये आप समझ सकते हो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शली मतलब थोड़ा सा, और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, इमर्स्ड डुबाया जाता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को
हम लिक्विड में पार्शियली या होली हम उसमें डुबाते हैं। द लिक्विड exerts an upward force। तो यहाँ पे वही केस हो रहा बॉटल केस में, यहाँ पे हमने रख दिया वो एज इट इज फ्लोट कर रहा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा असेसमेंट करने को नहीं। बट यहाँ पे हम देखेंगे जैसे बॉटल अंदर जा रहा है वैसे वैसे हमें जो होल्ड करने में जो ताकत लग रहा है, पावर लग रहा है, वो कमता जा रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं नीचे से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसे होल्ड करने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पर इससे ये पता चला कि जब किसी लिक्विड को हम पार्शियली या कम्प्लीटली डुबाते हैं तो वो लिक्विड जो नीचे उसे अपवर्ड फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ वो फोर्स लगाता है। ठीक है, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड वो कैसा होता है, क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट, जो फोर्स उस जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब यहाँ पे एक फंडा आपको समझ में ये आ रहा है कि ये जो बॉल है ये इतना ही डूब के अपने वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर गया, इतना ही डूबा ये, और इतना ही डूबने के बाद इसने अपने वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर दिया। बट ये इतना भी डूब रहा है और डूबता जा रहा है, बट अपने वेट के बराबर ये पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, दैट्स वाई नीचे जा रहा है। लॉजिक समझिए, यहाँ पे बॉल इतना ही डूब रहा है और अपने वो फ्लोट करने लगा, दैट मीन्स कि इतना ही डूबने के बाद अपने वेट के बराबर वो वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, दैट्स वाई इक्विलिब्रियम में आ गया, वो फ्लोट करने लगा। यहाँ पर ये जो पानी वाला बॉटल है ये अंदर चला जा रहा है, दैट मीन्स कि अभी तक इसने अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस नहीं किया है, दैट्स वाई इसका सर्वाइवल, इसको फ्लोट करना मुश्किल हो रहा है। यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ये कब होगा? फ्लोटेशन के केस में होगा, जब आपको लिक्विड में आपको ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। सो वी कैन से upward force on the object या by the liquid, upward force by the liquid on the object is equal to the weight of the liquid displaced। कंक्लूजन क्या है? अभी तक हमारा कंक्लूजन क्या है कि अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है, जो लिक्विड लगा रहा है, किस पे लगा रहा है? ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, वो कितना होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा उतना ही अपवर्ड फोर्स लगेगा, जितना इस बॉल ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा उतना ही अपवर्ड फोर्स लगेगा। और इस बॉल ने लिक्विड को कितना डिस्प्लेस किया है? जितना इस बॉल का वेट है। तो जितना इस बॉल का वेट है उतना इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया, उतना ही अपवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट्स वाई इट इज़ इन इक्विलिब्रियम और ये फ्लोट कर रहा है। ओके, तो ये कंक्लूजन आपको यहाँ पर पहले मिला। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। सेकेंड केस जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये हम लोग देखेंगे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या होता है। ठीक है, तीन केसेस रहेंगे, एक वेट के केस में रहेगा, वेट के रेस्पेक्ट में रहेगा, दूसरा आपको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तीसरा डेंसिटी, विच आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस टुडे, I'll discuss it in the next video। So आपको ऑब्जेक्ट जब वॉल्यूम के केस में क्या होता है? When an object is partially or completely immersed in a liquid, जब किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा या पूरा हम किसी लिक्विड में
डुबो देते हैं, then the volume of the liquid displaced is same as that of the object. मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लिक्विड में पार्शियली या कंप्लीटली डुबोते हैं तो जो जितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ही वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का होगा जो कि पानी में डुबोया गया। ठीक है, सो वी मे राइट दिस वन एज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड displaced is equal to the volume of the object immersed, जिस ऑब्जेक्ट को डुबाया गया। आप समझ सकते हो दूसरा जो आपको ये आया, पहला वेट के केस में आया था, दूसरा वॉल्यूम के केस में आया। वॉल्यूम के केस में ये आया, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट which that has been immersed in the liquid। ये आपको सेकेंड केस है। सो नाउ वी मे डिफाइन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या, अब हम बता सकते हैं। When an object is partially थोड़ा और completely immersed in a liquid, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा या पूरा लिक्विड में, किसी लिक्विड में डुबोते हैं। इनफैक्ट वी विल यूज फ्लूइड हेयर, क्योंकि यहाँ पे एक कंसेप्ट में बताता हूँ, गैस एंड लिक्विड बोथ आर कॉल्ड फ्लूइड, दे बोथ हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। चूँकि दोनों फ्लो करते हैं दैट्स वाई हम दोनों को फ्लूइड केस में लेते हैं। सॉलिड होता है, दूसरा फ्लूइड होता है। फ्लूइड में आपको दो आता है, एक गैस भी आता है और एक आपको लिक्विड भी आता है। तो ये जो अप थ्रस्ट है, ये जो अपवर्ड फोर्स है, आपको गैस में भी लगता है। जैसे लिक्विड में फेस हमें लगता है, उस लिक्विड में ऑब्जेक्ट फेस करता है अपवर्ड फोर्स, नीचे से फोर्स लगता है। इन द सेम वे आपको गैस भी अपवर्ड फोर्स लगाता है। ठीक है, दैट्स वाई वी विल राइट fluid here and not only liquid. When an object is partially or completely immersed in a fluid, then what happened? The fluid exerts an upward force. The fluid exerts an upward force. Fluid क्या होता है? ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है on the body। और किस पे लगाएगा? जाहिर सी बात है, जो बॉडी डुबोया गया उसी पर लगाएगा। एंड हुज मैग्नीट्यूड, अब ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आप कह सकते हो। हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द displaced liquid। सी बहुत सिंपल है, इसको याद करना तो बहुत सिंपल है, समझना भी आसान है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्ज्ड इन फ्लूइड, फ्लूइड में मतलब लिक्विड में, ये गैस में, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम डुबोते हैं, डालते हैं, द फ्लूइड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स। फ्लूइड क्या लगाता है? अपवर्ड फोर्स लगाता है ऑन द बॉडी, उस बॉडी पे। हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जिसका मैग्नीट्यूड, उस अपवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होगा। जितना उसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा उतना ही इसका, इस अपवर्ड फोर्स का वैल्यू होगा। ये बताता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम लोग कुछ केसेस देखेंगे फ्लोटिंग बॉडीज का। बॉडी जो फ्लोट करता है, फ्लोटिंग बॉडीज का कुछ कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे।
3 केसेस हम लोग देखेंगे। पहला, अ वुडन ब्लॉक, किसी भी लकड़ी के ब्लॉक को आप पानी में डालोगे वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अ वुडन ब्लॉक फ्लोट्स इन वाटर। सेकेंड केस देखेंगे हम लोग, जब स्टील रॉड को पानी में डालोगे तो डूब जाएगा। अ स्टील रॉड सिंक्स। थर्ड देखेंगे, अ स्टील बाउल, जब वही स्टील का बाउल हम लेते हैं, प्याला लेते हैं, तो वो फ्लोट करने लगता है। लकड़ी, यहाँ पर मेटल की बात नहीं है, वुडन फ्लोट कर रहा है, फिर मेटल, सेम मेटल डूब रहा है, सेम मेटल फ्लोट कर रहा है। अब इसके पीछे फंडा क्या है ये हमें देखना है कि क्यों एक स्टील रॉड डूब जाता है, क्यों एक स्टील बॉल फ्लोट करता है। नाउ सपोज, जानते हैं हम लोग कि जो वेट, बॉडी का जो वेट होता है, वेट क्या होता है, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। वेट हम कैसे निकालते हैं, mg करके वेट निकालते हैं ना, W इज इक्वल टू mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये F इज इक्वल टू होता है ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो दोनों क्या फोर्स है, और इसका भी यूनिट न्यूटन होता है और इसका भी यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, तो इसे समझ सकते हैं कि वेट, जो वेट होता है वो होता है क्या है, वेट एक अर्थ सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, वही वेट है, वही फोर्स है। ठीक है, तो सपोज करेंगे हम यहाँ पे, सपोज वेट ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी को हम डुबोते हैं, इज W सपोज कर लिया। ओके, और जो अप थ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स एज B, इसको B मान लो, और ये दोनों फोर्सेस है जो लग रहे हैं। सो 2 फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में या गैस में इमर्ज करते हैं तो 2 फोर्स काम करता है। कौन कौन, एक W हमने लिया, एक B लिया। Whenever W इज ग्रेटर देन B, मीन्स वेट आपको अप थ्रस्ट से ज़्यादा है, द बॉडी विल सिंक, बॉडी क्या करेगा, डूब जाएगा। When W इज स्मॉलर देन B, मीन्स वेट आपका B से क्या है, कम है, मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो कम है, अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है, उस केस में वो फ्लोट करेगा। ठीक है, एंड व्हेनेवर W इज इक्वल टू B, जब वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द अप थ्रस्ट, देन वो इक्विलिब्रियम में फ्लोट करेगा। फ्लोट्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि बिना डूबे हुए, बिना डूबे हुए फ्लोट करेगा। यहाँ पर कुछ पोर्शन नीचे होगा, पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल सिंक, मतलब कुछ डूबेगा, और इसमें बिल्कुल नहीं डूबेगा W इसका। और यही है फ्लोटेशन का कंडीशन। फ्लोटिंग बॉडीज में यही पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्लोटिंग बॉडीज में, W इज इक्वल टू B। फ्लोटिंग बॉडीज में क्या होता है, W इज इक्वल टू B होता है। और यहां पर क्या होगा, हम यहां पर हम कह सकते हैं फ्लोटिंग बॉडीज के केस में कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। फ्लोटिंग कंडीशन, फ्लोटिंग बॉडी का कंडीशन क्या है, जब B इज इक्वल टू W होगा, दैट मीन्स वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। और जब ये कंडीशन होगा उस केस में बॉडी इजीली इक्विलिब्रियम में फ्लोट करेगा। दैट्स इट from this very video. Thank you for watching. I will discuss in the next video about the densities related to the Archimedes principle. Thank you. Thanks for watching.